हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। और आज हम टॉपिक्स पढ़ेंगे विलियन। विलियंस पे क्या पढ़ने वाले हैं हम सबसे पहले। तो विलियन में पढ़ेंगे हम राउल्ट्स का नियम। राउल्ट्स का नियम क्या कहता है? राउल्ट्स का नियम कहता है कि अगर कोई आदर्श विलियन है, जो आदर्श विलियन में जो वाष्पशील घटक है उसका जो वाष्प दाब होगा वो उसके मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? पी ए इजकल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। एक्स ए क्या है आपका? तो एक्स ए घटक के जो मोल अंश है, ए जो है ये पी नोट ए जो है ये शुद्ध ए का वाष्प दाब है, और ये जो है वो विलियन का वाष्प दाब है। यानी कि विलियन में जो घटक है उसका जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध वाले ए के वाष्प दाब के और उसके मोल अंश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यानी कि आदर्श विलियन में किसी वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब होगा वो उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। यही आपका राउल्ट्स का नियम है। हेनरी का नियम क्या कहता है? हेनरी का नियम कहता है कि अगर आपने कोई द्रव लिया है और उस द्रव में आप गैस को विलय करना चाह रहे हो, विलय यानी कि डिसोल्व करना चाह रहे हो, तो उस गैस वो जो गैस कितनी डिसोल्व होगी वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती होगी। यानी कि आपने कोई द्रव लिया है, उस द्रव में आपने गैस डिसोल्व करी है, जो आप उस गैस को उस द्रव के अंदर डिसोल्व कर रहे हो वो डिपेंड करेगी आप उसके ऊपर कितना दाब लगा रहे हो। तो ये होता है पी इजिकल टू के एच इंटू एक्स। ठीक है। जो राउल्ट्स का नियम होता है वो आपका वाष्प दाब के लिए होता है, और जो ये हेनरी का नियम होता है वो आपका गैस के लिए आता है। पूछता है पेपर में कि वाष्प दाब का नियम को किसके लिए होता है, तो राउल्ट का होता है वाष्प दाब के लिए, और जो हेनरी का होता है वो होता है गैस की विलेयता के लिए। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि आदर्श विलयन अनादर्श विलयन बहुत आता है पेपर में। क्या होता है आदर्श विलयन? अगर कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट्स के नियम को फॉलो करता है, पालन करता है राउल्ट्स के नियम का, तो वो आदर्श विलयन होता है। और अगर राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता तो वो क्या होता है आपका? अनादर्श विलयन होता है। राउल्ट्स ये आदर्श विलयन के लिए जो होगा आपका डेल्टा एच और डेल्टा वी जीरो होंगे, जबकि अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा वी जीरो नहीं होंगे। आदर्श विलयन में ए हो, बी भी हो या फिर ए भी हो, सबके बीच जो आकर्षण बल होगा वो समान होगा, जबकि अनादर्श विलयन में इनके बीच अलग अलग प्रकार के होंगे। आदर्श विलयन के अंदर कौन कौन आते हैं? जितने भी आपके सिंपल टाइप के होंगे, बेंजीन होगा, टोल्यून होगा, एनहेक्सेन हो गया, एनहेप्टेन होगा, लेकिन इनमें की ना तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ना ही कोई हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, वो आएंगे आपके आदर्श विलयन में। अगर आपके किसी में OH ग्रुप, NH ग्रुप या फिर हेलोजन एक्स्ट्रा कुछ भी आ गया तो वो जाएगा आपका अनादर्श विलयन में। ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि ये हिमांक में नमन बहुत आता है और क्वथनांक में उन्नयन। बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है? आप किसी चीज को ठंडा कर रहे हो, सपोज करो आप किसी चीज को ठंडा कर रहे हो और उसमें आपने वो चीज मतलब एक सपोज करो वो कोई किसी चीज को आप ठंडा कर रहे थे, वो 10 मिनट में ठंडी होने वाली थी, बट आपने उसमें बाहर से चीनी ऐड कर दी, तो उसको क्या होगा, वो उस जितने टाइम में वो ठंडी होनी थी वो उससे क्या हो जाएगी, पहले ठंडी हो जाएगी। तो उसी को बोलते हैं हिमांक पे अवनमन, यानी कि आप जिस टेम्परेचर पे वो ठंडी होने वाली थी वो उससे पहले ही होगी, तो उसके हिमांक में क्या आ गया, अवनमन, यानी कि कमी आ गई। तो विलय मिलाने पर हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि क्वथनांक में उन्नयन का क्या मतलब है? सपोज करो आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो और वो गर्म मतलब 10 मिनट्स बाद 10 मिनट्स में होना था गर्म, बट आपने उसमें कुछ बाहर से ऐड कर दिया, तो मुझे बताओ कि वो 10 मिनट में होगा कि कुछ और एक्स्ट्रा टाइम लेगा? तो सब सीधी सी बात है कि जब आपने कुछ उसमें से बाहर से ऐड कर दिया तो वो गर्म होने में टाइम लगेगा, तो क्या करेगा वो टाइम क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो उसी को बोलते हैं हम क्वथनांक में उन्नयन। हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इजिकल टू के एफ इंटू एम। एम क्या है यहाँ पे? एम आपकी मोललता है। और क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम। एम यहाँ पे भी मोललता है। ठीक है। बस इनमें अब ये देख लेना, ये पेपर में आता है बहुत बार। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये परासरण क्या होता है और ये परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण होता है कि अगर मैंने कोई बीकर लिया, उस बीकर में बीच में मैंने वोल लगा रखी है ऐसे, इस वोल में से क्या करूँ मैं, विलायक भेजूँ। विलायक कहाँ से कहाँ जाने हैं इसमें परासरण में? तो विलायक जाने निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। का जो प्रभाव होता है विलायक का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है आपका? परासरण कहलाता है। जो कि परासरण दाब क्या होता है? परासरण को रोकने के लिए विलयन के ऊपर जो लगाया गया दाब होता है उसी को कहते हैं परासरण दाब। और परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू CRT। हिमांक में नमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब के जितने भी फॉर्मूले मैंने इसमें लिखे हुए हैं उन सभी से पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है। फिर आपने एक पढ़ा होगा मोलरता और मोलंस। ये आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। मोलरता क्या होती है? मोलरता होती है कि
प्रति लीटर विलियन में विलय के मोल, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोल अपन विलियन का आयतन किस में होता है, लीटर में, जबकि मोललता में क्या होता है, विलय के मोल अपन विलायक का भार, और विलायक का भार भी किस में होता है, किलोग्राम में। और मोलस के लिए कैसे, मोलस कैसे निकलते हैं, जिसके मोलस निकालने हैं उसके मोल्स ऊपर रखो, टोटल मोल्स नीचे रखो। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो जितना भी आपका विलय का द्रव्यमान दे रखो वो ऊपर रखो, विलियन का द्रव्यमान नीचे रखो और इंटू क्या कर दो, 100 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे इंपॉर्टेंट याद रखने की बातें ये है कि राउल्ट का नियम जो होता है वो वाष्प दाब के लिए होता है, हेनरी का नियम जो होता है वो गैस की विलेयता के लिए होता है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि ये हिमांक में अवनमन जो होता है वो डिक्रीज होता है। किसी चीज़ को जैसे आप ठंडा कर रहे हो, उसमें आपने बाहर से पहले कुछ चीज़ डाल दी तो वो जिस टाइम पर ठंडा होना था उससे पहले ठंडा हो जाएगा, तो यानी कि वो डिक्रीज होता है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन जो है वो बढ़ता है और हिमांक में अवनमन वो कम होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स का नियम का सभी सामान्यताओं पर पालन करें, और अनादर सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स नियम का पालन नहीं करते हैं।